नमस्कार। आइए अब हम ज्योग्राफी का जो टेस्ट नंबर 7 था इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है, मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और उपयुक्त सभी। आप क्वेश्चन को यहाँ पर गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है निवास की मूलभूत इकाई। अब आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए और फिर इसके बाद हम इसका फाइनल आंसर देंगे। तो इस सवाल का फाइनल आंसर होगा मकान, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो सवाल है उसमें पूछा है निवास की मूलभूत इकाई। यदि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की बात करता तो फिर रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात फिर उपयुक्त सभी होता, लेकिन अभी हमारा जो सवाल है मानव निवास की मूलभूत इकाई के बारे में है, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा मकान। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। सवाल कुछ इस प्रकार से है, पंपास व प्रेरी घास के मैदानों में किस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि पंपास और जो प्रेरी घास के मैदान हैं ये कौन से महाद्वीपों में पाए जाते हैं, कौन से देशों में पाए जाते हैं। आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। प्रेरी जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, और पंपास जो है ये घास के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। चलिए अब इस सवाल का जो आंसर होगा वो आप कमेंट कर दीजिए कि ये जो घास के मैदान है, घास के मैदानों में किस प्रकार के अधिवास बनाए जाते हैं। तो साथियों इस सवाल का राइट आंसर होगा परकीर्ण अधिवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा है बुशमैन जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं। ऑप्शन है स्थायी अधिवास, सघन अधिवास, कृषि अधिवास और अस्थायी अधिवास। तो आप कमेंट कर दीजिए अपना आंसर और आप हमें ये भी बता दीजिए कि बुशमैन जो जनजाति है कौन से मरुस्थल में निवास करती है। इनका जो मरुस्थल है, इनका जो निवास स्थान है वो एक मरुस्थल में है, तो आप उस मरुस्थल का नाम हमें कमेंट कर दीजिए। इस सवाल का राइट आंसर होगा अस्थायी अधिवास। साथियों हमने अधिवास वाला जो पार्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जितनी भी जनजातियां हैं वो अस्थायी अधिवास बनाती हैं। जैसे स्टेपी प्रदेशों के जो किर्गिज जनजाति है वे भी अस्थायी अधिवास बनाते हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, मारवाड़ साइड में जो भी जैसे मारवाड़े हैं और रेबारी हैं, गायरी हैं, ये सब लोग भी पशुचारण के वजह से अस्थायी अधिवास बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ये रहा इस प्रकार से, कोटा जिले की सांगोद तहसील का खुर्द गांव किस प्रकार के अधिवास का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है एकाकी अधिवास, सघन अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। तो आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए ABCD, जो भी आपको लगता है कि जो खुर्द गांव है वो किस प्रकार का अधिवास का एक अच्छा उदाहरण है। और साथियों आपको ये प्रयास यदि अच्छा लग रहा है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो हम टॉपिक वाइज यानी प्रत्येक पार्ट का एक हम टेस्ट लेते हैं, तो उसके बारे में जो सूचनाएं होती हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं और वहाँ से आपको टेस्ट का लिंक मिल जाता है। चलिए तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर होगा मिश्रित अधिवास, यानी जो खुर्द गांव है वो मिश्रित अधिवास का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 5। ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्ग के सहारे बस्ती का विकास होता है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ से यदि कोई रेल मार्ग गुजरता है, जैसे ये कोई रेल मार्ग गुजर रहा है, तो इसके पास किस प्रकार के अधिवासों का निर्माण होता है। जैसे
हम यहाँ पर बात करें, ये यहाँ पर इस प्रकार से अधिवास बने हुए हैं, तो ये अधिवास किस प्रकार का अधिवास प्रतिरूप बनाते हैं? तो साथियों आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन है तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप और आयताकार प्रतिरूप। कुछ साथियों के कमेंट हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये होगा रेखीय प्रतिरूप। अब तीर प्रतिरूप कहाँ बनता है? तीर प्रतिरूप आपने यदि हमारे सभी वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो तीर प्रतिरूप है वो सामान्यतः जो तीर प्रतिरूप बनता है ये अंतरीप जहाँ होते हैं, जैसे ये हमारा दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी वाला, इसके अलावा जो उड़ीसा में चिल्का झील है वहाँ पर बनते हैं, या फिर कहीं पर यदि इस प्रकार से दो रास्ते मिल रहे हैं तो उन रास्तों के इस ओर और यहाँ पर अधिवासों का निर्माण होने से भी तीर प्रतिरूप का निर्माण होता है। और जो वृत्ताकार प्रतिरूप होते हैं ये सामान्यतः किसी किले के चारों ओर या फिर गांव में कोई जो मुख्य स्थान होता है उसके चारों ओर यदि अधिवासों का निर्माण इस प्रकार हो जाए तो वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। और आयताकार प्रतिरूप जो है, दो रास्ते जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उन रास्तों के पास यहाँ पर चारों ओर अधिवासों का जब निर्माण होता है तो ये आयताकार प्रतिरूप बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वे नगरीय अधिवास जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है और 50 लाख से कम होती है किस नाम से जाने जाते हैं? तो साथियों आपको कमेंट कर देना है कि ऐसे नगर या ऐसे नगरीय अधिवास जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है और 50 लाख से कम होती है उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो आप खुद ही पता लगा लीजिए। नगर जो होता है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जो नगरीय अधिवास होता है उसे हम नगर कहते हैं। महानगर जो होते हैं जिनको हम मेट्रो सिटी या मिलियन सिटी भी कहते हैं। महानगर जो है साथियों इनकी जो जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक होती है और 50 लाख से कम होती है। तो ये इस प्रकार के जो नगरीय अधिवास हैं ये महानगर कहलाते हैं। सन्नगर क्या होता है? जब दो महानगर होते हैं या अधिक महानगर एक दूसरे से, यानी उनका विस्तार होते होते जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इस प्रकार का जो विशाल संकुल बनता है उसे हम सन्नगर कहते हैं। और इसी प्रकार जो वृहत नगर होते हैं 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय अधिवास वृहत नगर कहलाते हैं। भारत में यदि हम वृहत नगरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और यदि विश्व भर के यदि हम वृहत नगरों की बात करें तो लंदन है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, इस प्रकार से। महानगर जो हैं भारत में 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार यहाँ पर भारत में 53 महानगर हैं। और सन्नगर का आपको अच्छे से एग्जाम्पल पता होगा कि दिल्ली, नोएडा और दिल्ली जो गुड़गांव वाला जो एरिया है ये सन्नगर का एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि सन्नगर शब्दावली पहली बार किसने दी थी? उस सन्नगर शब्दावली देने वाले व्यक्ति का नाम आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 53। साथियों आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक साथियों को इसके बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट दे सकें और अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव किस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है? यानी जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनाता है? ऑप्शन है तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप। तो साथियों आप कमेंट कर दीजिए और विशेषकर जो साथी हमारे जयपुर जिले से जिन्होंने टेस्ट दिया है वो ज़रूर इसके बारे में बताएंगे कि जो बरवाड़ा गांव है किस प्रकार का प्रतिरूप बनाता है। चलिए इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ये होगा रेखीय प्रतिरूप। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
जिन नगरीय अधिवासियों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है क्या कहलाते हैं? यानी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगरीय अधिवास होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। तो साथियों ये होते हैं वृहत नगर। और वृहत नगर जो होते हैं इनको मेगालोपोलिस नाम से भी जाना जाता है और इन्हें विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप विश्व नगरी में शामिल भारत के जो मुख्य वृहत नगर हैं उनका नाम आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर, और चलिए एक बार आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि मेगालोपोलिस जो शब्द है ये किसने दिया था। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मेगालोपोलिस नहीं है? यानी जो वृहत नगर है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको पता है दिल्ली वृहत नगर है, कोलकाता वृहत नगर है, मुंबई वृहत नगर है, तो और जयपुर जो है अभी महानगर की श्रेणी में आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा जयपुर। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सन्नगर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है जीन गोटमैन, पैट्रिक ग्रीज, ट्रीवार्था और ब्लास। तो सन्नगर शब्द का जो पहली बार प्रयोग है ये साथियों किया था पैट्रिक ग्रीज ने, और जीन गोटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था। और पैट्रिक ग्रीज ने ये किया था 1915 में, और मेगालोपोलिस शब्दावली का प्रयोग हुआ था 1957 में। आपकी जो बुक है उसमें 1857 लिखा हुआ है जो साथियों मिसप्रिंट है, तो इसका राइट आंसर होगा 1957। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेगालोपोलिस शब्द पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो ऑप्शन है 1915, 1815, 1957 और 1975। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 1957, और ये किसने दिया था? जीन गोटमैन ने। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं 13 का आंसर क्या होगा। भारत में नगरीय अधिवास के लिए जनसंख्या का मापदंड कितना है? साथियों आपको ये बताना है कि भारत में नगरीय अधिवास कहलाने के लिए किसी अधिवास की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, उसका मापदंड क्या है? तो ऑप्शन है 250, 300, 3000 और 5000। तो आपको पता है यूरोपीय देश जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, इनमें जो जनसंख्या का मापदंड है वो 250 माना गया है। और जैसे जापान है वहाँ पर माना गया है 3000 और भारत में माना गया है 5000। तो अपने यहाँ पर जनसंख्या का जो मापदंड है वो 5000 माना गया है। अर्थात किसी बस्ती का या किसी अधिवास की जनसंख्या यदि 5000 से अधिक है और उसकी 75% जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, तो ऐसे अधिवास को हम नगरीय अधिवास कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दक्षिणी अफ्रीका की जूलू जनजाति द्वारा किस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है? साथियों जूलू जो जनजाति है ये दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलती है, और ये जो अधिवास बनाते हैं ये गुम्मदनुमा इस प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार के होने की वजह से अब आप देख लीजिए ये कैसे दिखाई देते हैं। चौकपट्टी प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, मधुछत्ता प्रतिरूप और तारा प्रतिरूप। तो ये होते हैं मधुछत्ता प्रतिरूप। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 ये रहा। बारां जिले का लिसाड़ी गांव किस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है? साथियों ये जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बार एग्जाम में जो छोटे सवाल पूछे जाएंगे उनमें इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लें। और बारां जिले का जो लिसाड़ी गांव है वो किस प्रकार के प्रतिरूप का उदाहरण है? बारां से जो साथी देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, और बाकी भी आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन है रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, मधुछत्ता प्रतिरूप और अनियमित प्रतिरूप। तो ये जो लिसाड़ी गांव है ये अनियमित या अनाकार प्रकार का प्रतिरूप बनाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी अनियमित प्रतिरूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और अब की बार आप कमेंट करके हमें बताना कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे अधिवास जिनकी 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी होती है क्या कहलाते हैं? प्राथमिक कार्यों से तात्पर्य है जैसे प्रकृति के सानिध्य में जो व्यवसाय किए जाते हैं वो प्राथमिक व्यवसायों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, आखेट है, मत्स्य पालन है। तो ये जो ऐसे अधिवास जहाँ की जनसंख्या यानी जहाँ की 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी होती है उन्हें नगर, महानगर, नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं ग्रामीण अधिवास। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। आपने साथियों जो आंसर दिए थे पेपर में उनमें यदि आपने जल्दबाजी में कोई आप गलती की है तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट लगेगा उसमें आप अपना थोड़ा सुधार कर लीजिए। स्वीडन और फिनलैंड देश किस महाद्वीप में है? कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके हमें बता दीजिए कि स्वीडन और फिनलैंड कौन से महाद्वीप में है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। साथियों आपको पता होगा कि हमारा जो यूरोप महाद्वीप है उसमें ये हमारा यदि ब्रिटेन हम इसको मान लें, इसके बाद यहाँ पर उत्तरी सागर है और इस प्रकार से उत्तरी सागर के यहाँ पर 3 देश जिनको स्कैंडिनेवियन नाम से जाना जाता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये तीनों देश जो हैं ये यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। आप अपना जो मानचित्र का ज्ञान है उसे भी थोड़ा मजबूत कर लीजिए। आप एटलस देखना प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि हमारा जो मानचित्र है वो इस बार 11 अंक का पूछा जाएगा और साथ ही साथ मानचित्र यदि आपका अच्छा है, स्थानों की लोकेशन आपको पता है तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से याद होते हैं और कंसेप्ट भी समझ में आते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आदिवासियों की समस्या नहीं है? समस्या नहीं है आपसे ये पूछा है तो ऑप्शन फर्स्ट आवागमन के साधनों का अभाव। तो साथियों ये तो ग्रामीण आदिवासियों की एक समस्या है। स्वच्छ पेयजल का अभाव ये भी समस्याओं में हमने पढ़ा था। विद्युत आपूर्ति का अभाव ये भी हमने पढ़ा था। ये तीनों तो ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं हैं और स्वच्छ और शांत वातावरण ये ग्रामीण आदिवासियों में देखने को मिलता है, लेकिन ये समस्या नहीं है, ये यहाँ का लाभ है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था समस्या नहीं है तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस प्रकार के सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मतलब बहुत सावधानी के साथ हल करने होते हैं। गुड़गांव और नोएडा क्रमशः किन राज्यों में स्थित है? आपको पता है जो गुड़गांव है वो हरियाणा में स्थित है और नोएडा यूपी में स्थित है। अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गलत है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर ऑप्शन तो ठीक है लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि गुड़गांव उत्तर प्रदेश में स्थित है और नोएडा हरियाणा में स्थित है, जो कि गलत है। राजस्थान, दिल्ली, तो ये भी गलत है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो गुड़गांव जो है हरियाणा में और नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये दिल्ली गुड़गांव जो है सन नगर का उदाहरण है। इसी प्रकार दिल्ली और नोएडा भी जो है ये भी सन नगर का उदाहरण है, इसलिए गुड़गांव और नोएडा दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनको एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे से याद रखें, मैप में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है देश और उनकी राजधानी के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? फ्रांस और पेरिस, यानी जो जोड़ा है पहले देश का नाम होना चाहिए फिर राजधानी का नाम होना चाहिए। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, ये सही है। जापान की राजधानी टोक्यो, रूस की राजधानी मॉस्को, ये तीनों सही हैं। और हमसे पूछा है सही नहीं है तो पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर लाहौर लिखा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 21 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के 4 वृहत नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी।
आपको मैप का ज्ञान होगा तो ही आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। साथियों, आपको पता है कि ये हमारा जो भारत है कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर ये हमारा उत्तरी भारत है। यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई जो है यहाँ पर स्थित है तट पर, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है यहाँ तट पर स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है यहाँ तट पर स्थित है, और जो दिल्ली है ये पूरे भारत की राजधानी है और यहाँ पर उत्तरी भारत में स्थित है। अब यदि हम बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, और ये जो कर्क रेखा है यहाँ से होकर गुजरती है। तो इसके उत्तर में कौन सा वृहत नगर है, अब आप देख लीजिए, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तो इसके दक्षिण में है, और उत्तर में है दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दिल्ली। अब आपको याद होगा कि हमारा जो ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, इस पर यहाँ पर बीचों बीच एक रेखा खींची हुई है जिसका नाम आप कमेंट कर दीजिए। ये इसी प्रकार 23.5 डिग्री यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी की ओर जब चलते हैं तो एक रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर भी एक रेखा है, यानी अक्षांश रेखाएं हैं। इनके नाम आप हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये जो बीचों बीच है ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब हम चलेंगे 23.5 पर तो ये एक कर्क रेखा कहलाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा कहलाती है। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए साथियों आपको पता है जब हम वर्णमाला लिखते हैं, हिंदी वर्णमाला लिखते हैं, तो सबसे पहले कै लिखते हैं और जो मैं होता है काफ़ी नीचे आता है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होगी और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो साथी अभी जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पहले लेसन पढ़ाते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता है। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 ये रहा, मध्य एशिया के स्टेपी मैदानों में कौन सी जनजाति अस्थायी अधिवास बनाती है। यानी हमारे जो मध्य एशिया के स्टेपी घास के जो मैदान है वहाँ पर एक जनजाति है जो अस्थायी अधिवास बनाती है। अब वो कौन सी है, बद्दू, जूलू, एस्किमो और किर्गिज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किर्गिज। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि किर्गिज जो जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है। अब ऋतु प्रवास क्या होता है साथियों, ऋतु के अनुसार ये पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और फिर मैदानी भागों में आते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुचारण है। तो पशुओं को चराने के लिए गर्मी की जब ऋतु आती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीत ऋतु में मैदानी भागों में आ जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं, 23 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 ये रहा, डाउन्स घास के जो मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। आप कमेंट करके बता दीजिए कि डाउन्स जो मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको वेल्स कहते हैं, और एशिया के जो मध्य एशिया में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको स्टेपी कहते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं सवाल नंबर 24 की ओर, और 24 में साथियों हमने एक चित्र आपको दिखाया है और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नीचे दिया गया जो चित्र है किस प्रकार का प्रतिरूप यानी किस प्रकार के प्रतिरूप का है। ये क्वेश्चन, ये जो प्रतिरूप है आपकी बुक से ही लिया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रास्ते हैं, रास्ते के पास यहाँ पर क्या बना हुआ है, अधिवास बने हुए हैं। तो ये जो अधिवास हैं ये किस प्रकार का प्रतिरूप बनाते हैं। ऑप्शन है आयताकार प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप और त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो ये जो चित्र था साथियों ये था रेखीय प्रतिरूप का। और चलिए अगले सवाल की ओर, और आज के इस सेशन का अंतिम सवाल, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो एंडीज जो पर्वतमाला है ये संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इसका जो विस्तार है उत्तर दक्षिण विस्तार है इस प्रकार से। ये हमारा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इस प्रकार से इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पर फैली हुई है। तो एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अब आप बता दीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी है,
कमेंट कर दीजिए। यूरोप में जो महत्वपूर्ण पर्वतमाला है आल्पस, और इसी प्रकार एशिया की महत्वपूर्ण जो पर्वतमाला है वो है हिमालय पर्वतमाला। तो ये थे साथियों हमारे आज के टेस्ट के 25 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और आप अपना जो कमेंट है, आप अपने जो अनुभव हैं, सुझाव हैं, वो हमें हमारा जो पर्सनल नंबर आपके पास है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप किस प्रकार के और टेस्ट चाहते हैं इसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार आप सभी साथियों को जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनको 90+ स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है। और उसके लिए आपको हम जैसा बता रहे हैं, जो रणनीति जो प्लानिंग बना रहे हैं उसके अनुसार आप चलते रहिए। आप पहले पाठों को पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, फिर रिवीजन कीजिए और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।